हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडजेक्टिव क्लास। चौथी क्लास है एडजेक्टिव की मुझे लगता है ये। और लास्ट क्लास में हम ये 3 सेंटेंसेस छोड़ के गए थे और मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार कोशिश करना कि इन 3 सेंटेंसेस में क्या बेहतर सोच सकते हैं, मेरे को बताओ क्या आंसर हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, नियरेस्ट और नेक्स्ट की बात करें, मैं आपको बेसिक्स तो इनका बता ही चुका था कि चैप्टर में क्या होता है पढ़ने के लिए हमारे पास, मतलब थ्योरी में हमारे पास पढ़ने के लिए क्या होता है। सॉरी निकल गया, ये हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट होता है जब सीक्वेंस को आपको बताना होता है, कोई चीज़ जो सीक्वेंस में आगे है लेकिन दो से ज़्यादा के लिए, समझ रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट और नियरेस्ट दोनों के दोनों क्या हैं, सुपरलेटिव डिग्री हैं, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा मोर देन किसके लिए आती है, मोर देन 2 के लिए आती है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा मोर देन 2 के लिए आती है। तो 2 से ज़्यादा के लिए जब आप सीक्वेंस की बात कर रहे हो कि 1 2 3, मैंने कहा एक और, इससे अगला क्या होगा, बोले सर 4 होगा। तो जो 3 से आगे 4 है नेक्स्ट है, 3 से आगे 4 है वो क्या है, नेक्स्ट है। कि मैंने कहा ये भाई 3 से आगे क्या आएगा, 4 आएगा, तो सीक्वेंस है, 3 के बाद 4 आता है, ये नेक्स्ट हो गया। मैं आपसे कह रहा हूँ 2 के नियरेस्ट कौन है, 2 के नियरेस्ट आप कहेंगे सबसे पास में, तो आप कहेंगे सर 2 के नियरेस्ट एक 1 होगा या फिर 3 होगा। तो नियरेस्ट दिखाएगा डिस्टेंस को और सीक्वेंस को दिखाना है तो नेक्स्ट दिखाओ। ये वाली सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी तो तुम नेक्स्ट नियरेस्ट ये सारी बातें समझ लोगे। समझ रहे हो। जैसे 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 3 सेंटेंस है। जैसे मैं 13 नंबर की बात करता हूँ, सबसे इजी सेंटेंस 13 ही है, सबसे पहले 13 की ही बात कर लेते हैं। मैंने कहा वेयर विल द नेक्स्ट या नियरेस्ट मैच बी प्लेड, कि अगला मैच कहाँ खेला जाएगा। आपको पता होगा मैच की सीरीज होती है पूरी, कि भाई पहला मैच कहीं खेला जा रहा है, दूसरा मैच कहीं खेला जा रहा है, तीसरा कहीं खेला जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगला मैच कब खेला जाएगा। तो ये जो अगला मैच आप जो नेक्स्ट मैच है, जो भी अगला मैच है, नियरेस्ट मैच है, वो कहाँ खेला जाएगा। अब बताओ, मैच की हमेशा सीरीज होती है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो माना तीसरे मैच की बात चल रही है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ तीसरे के बाद कौन सा मैच, बोले जी चौथा कहाँ खेला जाएगा। अगर चौथे मैच की बात चल रही है तो हो सकता है चौथा हो गया, तो हो सकता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई पांचवा कहाँ खेला जाएगा, है ना। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मैच की हमेशा सीरीज होती है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और जब सीरीज होती है इस तरीके की तो नंबर बढ़ते रहते हैं। तो आप कहेंगे नेक्स्ट, क्या कहेंगे आप, नेक्स्ट। आप डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, आप डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, आप बेसिकली सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, कि अगला मैच कहाँ खेला जाएगा, मेलबर्न में खेला जाएगा, कहाँ खेला जाएगा। तो ये बेसिकली आप सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा 2 सेंटेंस, 11 नंबर 12 नंबर। मैं आपसे कह रहा हूँ विच इज़ द नियरेस्ट एंड नेक्स्ट रेलवे स्टेशन। बढ़िया सवाल, कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है या नेक्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। सवाल उठता है नियरेस्ट या नेक्स्ट। भाई साहब बात दोनों ही सही है, नेक्स्ट भी ठीक है, नियरेस्ट भी ठीक है। मैं आपसे पूछूं विच इज़ द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, विच इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, दोनों ही बातें ठीक हैं। पूछो कैसे। देखो, नेक्स्ट का मतलब किससे है, आप सीक्वेंस की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो आप, सीक्वेंस की बात कर रहे हो। नियरेस्ट का मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो डिस्टेंस की, आप बात कर रहे हो डिस्टेंस की। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपसे कहा ट्रेन है और आप ट्रेन में ही बैठे हो, समझ रहे हो, आप ट्रेन में ही बैठे हो। 1 मिनट के लिए कह रहा हूँ, मान लो कि भाई आप जो हो किस में बैठे हो, ट्रेन में ही बैठे हो। ट्रेन में आप कौन सी वाली सीट पे हो, ऊपर वाली सीट पे हो। ऊपर वाली सीट से कुछ दिखता तो है नहीं। तो आपने नीचे बैठे व्यक्ति से पूछा कि यार अगला स्टेशन कौन सा है, कि अगला स्टेशन कौन सा है। तो आप उससे क्या कहोगे, विच इज़ द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन या विच इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। आप उससे कहेंगे विच इज़ द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, अगला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तब आप डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे होंगे, तब आप सीक्वेंस की बात कर रहे होंगे। क्यों सीक्वेंस की बात करते हैं कि भाई ए बी सी डी। अब आप अपने आसपास के 4 स्टेशन ले लो, है ना। मैं कुछ ही स्टेशन का नाम लूँगा, आप कहेंगे सर ये तो हमने सुना ही नहीं है। कोई भी 4 स्टेशन, मैंने कहा ए बी सी डी, इस पे ट्रेन जानी है ना। जो हमारी ट्रेन है फिलहाल कहाँ है, ट्रेन हमारी है, यही हमारा ट्रेन का हमारा इंजन है, ये हमारी बी पे है। तो एक बात बताओ, ये सी पे है इधर हमारी ट्रेन जा रही है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ट्रेन अगर सी पे है तो सी के बाद किस पे जाएगी, सोच के देखो। या चलो इधर से ए बी सी डी लिख लेता हूँ, कभी तुम कन्फ्यूज हो जाओ कि ये क्या हो गया। तो बी के बाद किस पे जाएगी, सोचो यार। बी के बाद स्टेशन थोड़ी छोड़ देगी बीच में से कि सी छोड़ के डायरेक्ट डी पे चली जाए। हमेशा ट्रेन जो चलेगी जिस रूट पे जा रही है, जितने स्टेशन रास्ते में पड़ने हैं वो सारे पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कोई स्टेशन छोड़ देगी बीच में से। जिस रूट पे जाना है ना, जिस रूट पे से वो निकलेगी वहां जितने स्टेशन पड़ेंगे वो सब के सब आएंगे। ऐसा थोड़ी बीच में कोई स्टेशन छूट गया है क्या हो, रुके ना रुके वो अलग बात है कि वहां पे रुकी नहीं। लेकिन
स्टेशन हमेशा सीक्वेंस में होते हैं कि पहले ए आएगा, फिर बी स्टेशन आएगा, जैसे अम्बाला हो गया, फिर बी से कोई और हो गया, सी से कुछ और हो गया, डी से कुछ और हो गया। स्टेशन हमेशा, जो रेलवे स्टेशन होते हैं वो हमेशा सीक्वेंस में हैं, और अगर सीक्वेंस में है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट कह सकते हो। लेकिन नेक्स्ट का मतलब पता है कब होगा? नेक्स्ट तब होगा जब आप ये मान सकते हैं कि यू आर इन द ट्रेन। जब आप ये मान सकते हैं कि यू आर इन द ट्रेन, कि आप ट्रेन में ही हैं, उस सिचुएशन में नेक्स्ट बिल्कुल ठीक है, विच इज़ द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, कि भाई इसके बाद रेलवे स्टेशन कौन सा आएगा, तो आप जवाब दे दोगे कि भाई ये वाला रेलवे स्टेशन चल रहा है, इसके बाद ये आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा नियरेस्ट भी ठीक है, विच इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। अब मान के चलो तुम रेलवे स्टेशन पे हो ही नहीं, समझ रहे हो, तुम रेलवे स्टेशन पे हो ही नहीं, तुम कहीं और खड़े हो, है ना, कहीं और खड़े हो, और ऐसी जगह खड़े हो जहाँ तुम्हें उस जगह की तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। तो आपने वहीं खड़े हुए पास में किसी व्यक्ति से पूछा, वहाँ आसपास रेलवे स्टेशन है नहीं, एक आदमी था सेब वगैरह बेच रहा था ठेले पे, आपने उससे पूछा कि साहब ये बताओ रेलवे स्टेशन आसपास कहाँ है। तो अब तुम क्या बात कर रहे होंगे? किसी सीक्वेंस की बात कर रहे होंगे। सीक्वेंस तो तब होगा कि जब तुम रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और अगला स्टेशन पूछ रहे हो। लेकिन फिलहाल तुमसे पूछा जा रहा है कि साहब ये बताओ, आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ अगला स्टेशन जो है कौन सा है, या सबसे पास में स्टेशन कौन सा है। अगला नहीं पूछ सकते क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं स्टेशन आसपास कहाँ है, और ना तो तुम रेलवे स्टेशन पर खड़े कि तुम सीक्वेंस की बात करोगे। तुम पूछोगे कि पास में कौन सा रेलवे स्टेशन है, भाई ये बताओ। तुम पूछोगे कि पास में कौन सा रेलवे स्टेशन है। बात समझ गई कि नहीं समझ गई, जल्दी बताओ। और पास में कौन सा पूछोगे, क्योंकि तुम ऐसे वैसे कहीं दाएं बाएं कुछ ऐसा सीक्वेंस चलते हुए कहीं जाके रेलवे स्टेशन पहुंचोगे। अब रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो अगला जो पॉइंट होगा वो सीक्वेंस होगा, लेकिन आसपास की जो डिस्टेंस होगी, जो सबसे पास में रेलवे स्टेशन कौन सा है तुम पूछना चाह रहे हो, तो तुम डिस्टेंस पूछ रहे हो। तब तुम क्या पूछ रहे हो? डिस्टेंस पूछ रहे हो, ठीक है। और अगर नियरेस्ट वाली बात है तो आप कह सकते हैं यू आर, तब आप कह सकते हैं कि यू आर नॉट ऑन द रेलवे स्टेशन, ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पे नहीं है, ठीक है। यू आर नॉट एट द रेलवे स्टेशन ओनली, मैंने माफ़ी, यू आर नॉट एट द रेलवे स्टेशन, कि आप रेलवे स्टेशन पे नहीं हैं, ठीक है, कहीं और हैं रेलवे स्टेशन के अलावा। तब आप नियरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है डिफरेंस समझ में आएगा। 4-5 मिनट लेनी मैंने इसी काम के लिए। आगे देखो, विच इज़ द नेक्स्ट या नियरेस्ट स्टेशन फ्रॉम योर हाउस। तुम्हारे घर से नेक्स्ट या नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है? जरा देखना, इतना सेंटेंस सेम है क्या ऊपर का? विच इज़ द नेक्स्ट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या स्टेशन जो भी है, ठीक है। रेल पे नहीं लिखा, लिखना चाहो तो लिख लेना कि साहब मैं तो रेल पे भी लिखूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। साफ साफ लिख देता हूँ, कभी तुम कंफ्यूज आ जाओ ये क्या हो गया। ये मैंने कहा विच इज़ द नेक्स्ट या नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर हाउस। अब एक बात बताओ, तुम्हारे घर के सीक्वेंस में लगे हुए रेलवे स्टेशन, क्या ऐसा है? तुम्हारे घर के बिल्कुल सीक्वेंस में लगे हैं, तुम्हारा घर, उसके बाद रेलवे स्टेशन, उसके बाद फिर और अगला रेलवे स्टेशन। क्या तुम्हारा घर पटरियों के बीच में आ रहा है क्या, कि एक रेलवे स्टेशन के बाद तुम्हारा घर पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेशन पड़ेगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है भाई, तुम पटरियों पे थोड़ी रह रहे हो, तुम्हारा अपना अलग घर है, बट घर अलग है, रेलवे स्टेशन अलग है। तो यहाँ पे आप रेलवे स्टेशन पे नहीं है, ना ही ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो आप फिलहाल किसकी बात कर रहे होंगे? डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे। यहाँ पर सीक्वेंस का काम ही नहीं है, यहाँ पर सीक्वेंस का काम ही नहीं है। आप कह रहे हो घर से, कहाँ से कह रहे हो? घर से। घर से, घर के सीक्वेंस में थोड़ी रेलवे स्टेशन होता है, घर के पास होता है, और घर के पास होता है तो नियरेस्ट बिल्कुल ठीक है। विच इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर हाउस। मुझे लगता है 12-13 आपने ठीक करा होगा, हो सकता है 11 में आपने गड़बड़ कर दी हो, कि दोनों आंसर हो सकते हैं, आपने नहीं सोचा हो, लेकिन दोनों ही ठीक है। नियरेस्ट वाली बात हमने कर ली है। बहुत सी बातें थी जो हम कर चुके हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, मुझे लगता है मज़ा आया होगा आपको, ठीक है। ऊपर की जितनी बातें मैंने कराई थी, देखो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ मैं क्या क्या करा चुका हूँ, है ना। मैं ये सारी बातें करा दी हैं जितनी मैंने लिखवाई थी, लास्ट लेटेस्ट सबका डिफरेंस बता दी हैं। ऊपर चलता हूँ, जो मैंने आपको बताया था इसको भी मैं बता देता हूँ कि ये मैं करवा चुका हूँ, रफ कर देता हूँ उसको, जो मैंने टेबल एक बनाई थी आपके लिए। देखो, लेटर पढ़ा दिया है, लास्ट लेटेस्ट पढ़ा दिया है, ओल्डर ओल्डेस्ट बता दिया है, ठीक है। हालांकि 1-2 सेंटेंस और करा दूंगा, बीच में जरूरत पड़ेगी तो। नियरेस्ट नेक्स्ट करा दिया है, ठीक है साहब, नियरेस्ट और नेक्स्ट करा दिया है। उसके अलावा देख लो, फर्दर फार्दर करा दिया है। जैसे फर्दर फार्दर होता है वैसे ही फारदेस्ट और फर्देस्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे फर्दर फार्दर होता है वैसे ही फार्दर और फारदेस्ट और फर्देस्ट होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ। ये सारी बातें मैं करवा चुका हूँ, तो मतलब ये है कि जितनी हमने ऊपर बातें लिखी थी, जितनी हमने टेबल्स वगैरह बनाई थी, सारे डिफरेंसेस हम कर चुके हैं। अब उसके बाद फिर नए सिरे से चीज़ें शुरू करते हैं। नए सिरे से मतलब इससे आगे मैं कुछ और डिफरेंसेस लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई, बहुत कुछ है चैप्टर में, ऐसी बात नहीं कभी आप सोच रहे हो, पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। जैसे एक
ये वाला सेंटेंस बड़ा आता है, पेपर का पूछा हुआ सेंटेंस है, मैं लिखता हूँ और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि नियम क्या है, किताबों में क्या लिखा है, सारी बातें बताता हूँ। ही couldn't understand the hidden meaning of the message। पेपर का सेंटेंस है भाई, पेपर में आया है, ठीक है। तुम्हें हर एक किताब मिल जाएगा, कोई भी बुक होगी ना उस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही मिल जाएगा। ही couldn't understand the hidden he couldn't understand the hidden meaning in the message। समझ रहे हो? अब देखो, दो सेंटेंस है, फ़र्क पता है कितना है? फ़र्क बस इतना है कि ऑफ है और क्या है, इन है। सोच के देखो, देखो ऊपर वाला सेंटेंस ना, ऊपर वाला कह रहा हूँ, नीचे वाला है ना, ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया बहुत बार, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कहानी क्या है? कहानी ये है बच्चा, नियम ये कहता है, क्या कहता है? नियम ये कहता है, अगर किताब में पढ़ोगे तुम तो बुक में ये कहता है कि अगर अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव रखा है और उस नाउन के बाद प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट रखा है, ध्यान रखना, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव रखा है और नाउन के जस्ट बाद प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस एडजेक्टिव का प्रयोग इस नाउन के पहले ना होकर नाउन के बाद किया जाता है। तो इस एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले ना होकर नाउन के बाद किया जाता है। अब इस नियम को पढ़ लो तुम, क्या ही तुम्हें समझ में आएगा। समझे? ये ना, ये रूल्स जो है बड़े परेशान करते हैं। कुछ है नहीं इसका, मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं समझाऊंगा तुम्हें, सारी बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बुकिश लैंग्वेज क्या है, और मतलब ये तुम्हें भी याद रखनी है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये ग्लिच होगा ना कि ऐसा कोई नियम था, तभी तुम्हें लॉजिक भी समझ में आएगा कि नियम क्यों बना, कैसे नहीं बना। देखो, ही कुडंट अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, तो मैंने बताया नाउन से पहले रखा एडजेक्टिव, अगर नाउन के बाद प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट रखा होता है तो नाउन से पहले रखा एडजेक्टिव नाउन के कहाँ आता है, बाद में आता है, उसके बाद प्रपोजिशन प्लस एडजेक्टिव आता है। मतलब सीक्वेंस होता है एडजेक्टिव, सॉरी नाउन, नाउन के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ये कहानी होती है साहब, ये सीक्वेंस होता है, नाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। बात ठीक भी है लेकिन कंप्लीटली ठीक नहीं है, बात ठीक भी है लेकिन कंप्लीटली ठीक नहीं है। अब देख, बात सुनो, मैं बताता हूँ होता क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव रखा हो और बाद में प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट रखा हो तो उस एडजेक्टिव को नाउन के बाद ही लिखेंगे। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम्हारे दिमाग में वहम है या किताबों में लिखा है तो वो केवल इसलिए लिखा है क्योंकि उस बात को मतलब देख के नहीं समझाया जा सकता। मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ तो शायद आपको समझ में आए, आपको लाइव समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आए। मैं मुँह जवानी बताऊँगा बिना सेंटेंस के ऐसे लिखा हुआ बिल्कुल तो नहीं आएगा समझ में। एक बात बताओ, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैं आपको बता चुका हूँ पहले, सारी बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं, या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं या फिर एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं। बताओ जरा, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं या एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं। अब देखो, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। अब आप कहोगे सर एडजेक्टिव कौन सा, एडवर्ब कौन सा, तो ये भी बता चुका हूँ। ध्यान से सुनना, यहाँ पर ऑफ द मैसेज जो है ना, यहाँ पर ऑफ द मैसेज या इन द मैसेज जो मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, ये प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। अब या तो ये एडजेक्टिव होगा या ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। और इसी बात पर निर्भर करेगा
कि ये जो नाउन से पहले रखा एडजेक्टिव हिडन है, ये नाउन से पहले आएगा या नाउन के बाद आएगा। मीनिंग यहाँ पे क्या है, नाउन है, नाउन से पहले हिडन क्या रखा है, एडजेक्टिव रखा है। मीनिंग क्या है, नाउन है, नाउन से पहले हिडन क्या रखा है, एडजेक्टिव रखा है। बाद में क्या है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, बाद में क्या है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। अब तुम एक बात बताओ, मेन आंसर देगा इन द मैसेज। इन द मैसेज का अर्थ होगा, हिंदी में कहूँ तो मैसेज में, हिंदी में कहूँ तो मैसेज में, समझ रहे हो। इन द मैसेज का मतलब होगा मैसेज में। अब तुम एक बात बताओ, ये मैसेज में किसके लिए आया होगा, मैसेज में अर्थ या मैसेज में छिपा हुआ। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सका, वो समझ नहीं सका अर्थ जो मैसेज में था छुपा हुआ। तो इन द मैसेज, मैसेज में अर्थ या मैसेज में छिपा हुआ, सोच के देखो, मैसेज में अर्थ या मैसेज में छुपा हुआ, तुम खुद ही बताओ। इसको पढ़ के देखो और अपना मीनिंग निकालो। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सका द हिडन मीनिंग इन द मैसेज, मैसेज में अर्थ या मैसेज में छुपा हुआ अर्थ। तो मैसेज में छुपा हुआ अर्थ, मैसेज में क्या है, मैसेज में छिपा हुआ। तो ये जो इन द मैसेज है, ये छिपा हुआ के लिए आया है। इन द मैसेज किसके लिए आया है, छिपा हुआ के लिए आया है। और एक बात बताओ, अगर इन द मैसेज छिपे हुए के लिए आया है तो ये इसके साथ रखा जाएगा या अलग रखा जाएगा, सोच के बताओ। इसके साथ रखा जाएगा। इन द मैसेज कहाँ रखा जाएगा, इसके साथ में। अगर वो इन द मैसेज किसके लिए आया है, हिडन के लिए आया है, तो वो हिडन के कहाँ रखा जाएगा, वो हिडन के साथ रखा जाएगा। बस इतनी सी कहानी है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं देखो लिखता हूँ इसको चेंज करके और बताऊंगा लिखा भी क्यों जाएगा, रुको। अगर मैं इसको करेक्ट करता हूँ तो क्या होगा करेक्ट करके, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के बाद आएगा द मीनिंग हिडन इन द मैसेज। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ठीक हो गया। इन हो गई प्रपोजिशन, द मैसेज उसका हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो किसके लिए आया है, हिडन के लिए आया है। मीनिंग नाउन है, नाउन की क्वालिटी किसने बताई, एडजेक्टिव ने, और एडजेक्टिव की क्वालिटी प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ने। अगर कोई चीज़ एडजेक्टिव की विशेषता बता रही है तो एडजेक्टिव की विशेषता विशेषता बताने वाला फ्रेज क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला फ्रेज क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। देख लो सीक्वेंस ही परफेक्ट है। नाउन की क्वालिटी किसने बताई, एडजेक्टिव ने, और एडजेक्टिव की क्वालिटी किसने बताई, एडवर्ब ने। और ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। ये दूसरा वाला सेंटेंस जो लिख रखा है गलत इसलिए था क्योंकि नाउन की क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव, और नाउन के साथ तुमने इधर लिख रखा है एडवर्ब। जब ये इन द मैसेज एडवर्ब है, पता कैसे चला, मीनिंग से पता चला कि मैसेज में अर्थ नहीं, मैसेज में छिपा हुआ। तो इन द मैसेज छिपे हुए के लिए आया है। अगर ये एडजेक्टिव के लिए आया है तो एडजेक्टिव के लिए क्या आता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए क्या आता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए, एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आता है। समझे, क्या आता है, एडवर्ब आता है। अगर एडवर्ब आता है तो इसलिए इन द मैसेज यहाँ पे एडवर्ब है, और यही तुम्हें समझाना था मुझे, इसलिए मैंने चेंज कर दिया सीक्वेंस को। यही नियम है, इसी कारण से ये कहा गया था कि प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव का। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो बाद में रख देंगे। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जरा ऊपर वाला सेंटेंस देखो, सेम बात है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट रखा है, देख लो, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट रखा है, देख लो। अब तुम इसको सोचो, ही कुडेंट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सका, अंडरस्टैंड नहीं कर सका क्या, द हिडन मीनिंग ऑफ द मैसेज। मैसेज का, ऑफ द मैसेज मतलब हिंदी कहेंगे तो इसका मैसेज, इसका हिंदी अर्थ होगा इसका मैसेज का। वो मैसेज का अर्थ नहीं समझ सका या मैसेज का छुपा हुआ नहीं समझ सका। ऑफ द मैसेज का मतलब है मैसेज का, तो मैसेज का नहीं, मैसेज का अर्थ नहीं समझ सका या मैसेज का छिपा हुआ नहीं समझ सका। सोच के देखो, अब इतनी हिंदी तुम जानते होंगे, मैसेज का अर्थ नहीं समझ सका। और मेन बात है कि ऑफ द मैसेज किसके लिए आया है, मीनिंग के लिए आया है। अगर ऑफ द मैसेज मीनिंग के लिए आया है तो मीनिंग कौन है, नाउन है, और भाई साहब नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो ये वाला प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। और अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो भाई साहब एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, एडजेक्टिव नाउन के लिए ही तो आएगा। और नाउन के लिए आएगा तो नाउन के पास होना चाहिए। बताओ क्या नाउन के पास रखा है, भाई बिल्कुल रखा है। तो पहले सेंटेंस में कोई कमी नहीं है, पहला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑफ द मैसेज मीनिंग के लिए आया तो मीनिंग के साथ रखा है। इन द मैसेज हिडन के लिए आया था तो मैंने उसको उठा के किसके साथ रख दिया, मैंने उसको उठा के हिडन के साथ रख दिया। बस इतनी सी कहानी है। अब दूसरा वाला सेंटेंस भी अब दूसरा वाला सेंटेंस भी मेरा ठीक हो गया अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, ये वाला फ्रेज गलत है और ये वाला क्या है, सही है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, ये वाली बात तुम्हें पता होनी चाहिए बच्चा, मैं पहले बता चुका हूँ कई बार।
नहीं पता होगी तो गड़बड़ हो जाएगी बात, लिखी पता होनी ही होनी चाहिए। अगर ये 2 बेसिक सेंटेंस तुमने कर लिए तो मैं तुम्हें 1-2 सेंटेंस और बताता हूँ, समझे, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। 2 के बाद मैं आपको एक तीसरा सेंटेंस देता हूँ, जैसे माना, जैसे मैं कहता हूँ दे किल्ड आ डेंजरस लॉयन विद अ गन। विद अ गन। अब देखो लॉयन नाउन है, नाउन से पहले डेंजरस एडजेक्टिव है, और विद प्रपोजिशन, और साथ में आगन उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि ये किसके लिए आया है, क्या हुआ है क्या नहीं है, वो मैं भी करवा दूंगा, टेंशन ना लो। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। द वाइज सोलमन, आपने बचपन में स्टोरी पढ़ी होगी सोलमन की, वॉज अ फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 हो गई प्रपोजिशन, हिज जस्टिस उसका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। किंग हो गया साहब नाउन, और नाउन से पहले फेमस हो गया एडजेक्टिव। सेम वही सीक्वेंस है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, नाउन के बाद प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें देखना है कि प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के साथ यही रखा रहेगा या एडजेक्टिव उठ के बाद में आएगा। ये 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ऐसा कैसे ठीक है, या एडजेक्टिव को उठा के बाद में रखना है। ठीक है साहब, आ जाओ जरा नेक्स्ट देखो। 4 हो गया, एक सेंटेंस और लिखता हूँ। ही इज अ डियर स्टूडेंट टू हिज टीचर्स। ही इज अ डियर स्टूडेंट टू हिज टीचर्स। और चलो एक और लिखो। दे डिड नॉट डिस्टर्ब, they did not disturb the busy man. They did not disturb the busy man with his work. With his work. तो ये हमारा छठा सेंटेंस हो गया, इतना ही बहुत है। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट पे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट के लिए 6 सेंटेंस ही बहुत है। एक बार अटैम्प्ट करो पॉज करके, है ना, बेहतर होगा कि तुम एक बार खुद से अटैम्प्ट करो, एक बार ज़रा करो, ज़रा सॉल्व क्या कर सकते हो क्या नहीं। चलो बढ़िया, पॉज कर लिया होगा आई थिंक, जो आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं करवाता हूँ। ही किल्ड अ डेंजरस लॉयन विद अ गन, उसने गन से डेंजरस लॉयन को मार दिया। अब मुझे बताओ विद अ गन किसके लिए आया, विद अ गन मतलब गन के साथ, विद अ गन मतलब गन के साथ। अब गन के साथ लॉयन, भाई लॉयन बंदूक ले घूम रहा है जंगल में, जो भी आया गोली मार दी उसको, है सोच के देखो, विद देखो आउट ऑफ ही कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। विद अ गन, गन के साथ लॉयन पॉसिबल नहीं है कि गन के साथ लॉयन घूम रहा है ना, तो ये इसके लिए तो आया नहीं। बंदूक के साथ डेंजरस, है ना, ही किल्ड अ लॉयन, उन्होंने उस लॉयन को मार दिया जो बंदूक के साथ तो बहुत खतरनाक था। मतलब लॉयन था वो, वैसे खतरनाक नहीं था, लेकिन जब लॉयन के पास बंदूक होती थी तब वो बहुत खतरनाक होता था। सोच के देखो क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या मीनिंग ठीक निकल रहा है इसका। दे किल्ड अ लॉयन डेंजरस विद अ गन, उस लॉयन को मारा जो बड़ा खतरनाक था बंदूक के साथ, जब उसके पास बंदूक होती थी तो बहुत ही खतरनाक होता था। ये पॉसिबल है भाई? नहीं है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बैठता। तो विद अ गन का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, समझ रहे हो। तो विद अ गन के साथ डेंजरस भी नहीं बैठ रहा सही। तो अब की बार देखो, ऊपर के 2 सेंटेंस में तुमने देखा कि प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट या तो नाउन के लिए आया, एडजेक्टिव के लिए आया, है ना। एक चीज और है, किल्ड है वर्ब, किल्ड क्या है, वर्ब। तो दे किल्ड अ डेंजरस लॉयन विद अ गन, उन्होंने बंदूक के साथ, लॉयन था बंदूक के साथ खतरनाक था, या बंदूक से मार दिया, सोचो, बंदूक से मार दिया। तो जेन्युइनली विद अ गन जो है वो वर्ब के लिए आया है, किसके लिए आया है, वर्ब के लिए। और वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट रखा है ये एडवर्ब फ्रेज है, ना तो ये नाउन के लिए आया ना ये एडजेक्टिव के लिए आया, ये आया वर्ब के लिए। ये किसके लिए आया, वर्ब के लिए।
अब सवाल उठता है कि अगर नाउन के लिए आता है तो मैंने आपसे कहा तो ऐसे ही रखा रहने दो, अगर एडजेक्टिव के लिए आया तो एडजेक्टिव को उठा के नाउन के बाद रख दो, है ना। यार ये चीज़ ध्यान रखना, वर्ब के लिए अगर आया है तो उसको लास्ट में रखने में कोई समस्या नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वर्ब के साथ रख नहीं सकते उसको, क्योंकि वर्ब के पास अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रखेगी। वर्ब अपने बाद क्या रखेगी, अपना ऑब्जेक्ट। अपने से पहले क्या रखेगी, अपना सब्जेक्ट रखेगी। तो अगर कोई एडवर्ब होगा वर्ब के लिए तो वो मजबूरी में लास्ट में ही आएगा। अब तुम कहोगे सर ये वाली बात तो हमें पता नहीं थी ना, हमें समझ में आ रही, तुम्हें मुश्किल लग रही होगी, मुझे पता है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, फिलहाल याद रख लो कि वर्ब के लिए जो एडवर्ब फ्रेज है वो लास्ट में आ सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये चैप्टर में अगले में बताऊंगा। एडवर्ब में मैं ये बात आपको बड़ी आसानी से बताऊंगा, और हम एडवर्ब में पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब, समझ रहे हो, प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। तो फिलहाल ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन विद अगन नाउन एडजेक्टिव दोनों में से किसी के लिए नहीं आया, किसके लिए आया है, वर्ब के लिए आया है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस नंबर 4, द वाइस सोलोमन वॉज अ फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस। की वाइस सोलोमन एक फेमस किंग था अपने जस्टिस के लिए, अपने जस्टिस के लिए, अपने जस्टिस के लिए, अपने जस्टिस के लिए राजा था या अपने जस्टिस के लिए फेमस था, सोच के बताओ। अपने जस्टिस के लिए राजा नहीं था, अपने जस्टिस के लिए क्या था, फेमस था। जो सॉलमन था वो अपने जस्टिस के लिए क्या था, अपने जस्टिस के लिए फेमस था। बस यही कहानी है जो तुम्हें लिखनी है। क्या लिखोगे, वॉज अ किंग, क्योंकि फेमस जो है फॉर हिज जस्टिस आया है, तो आप लिखेंगे वॉज अ किंग फेमस फॉर हिज जस्टिस, फेमस फॉर हिज जस्टिस। फोर हो गया प्रपोजिशन, हिज जस्टिस उसका ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। एडवर्ब क्यों बना है, क्योंकि नाउन आ गया किंग, काइंड लिख दिया मैंने किंग, नाउन के लिए फेमस क्या आ गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए क्या आ गया, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, सेंटेंस ठीक हो गया, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लो, ही इज़ अ डियर स्टूडेंट टू हिज टीचर्स। ही इज़ अ डियर स्टूडेंट टू हिज टीचर्स, कि वो जो है डियर है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, स्टूडेंट है अपने टीचर्स के लिए। तो टू हिज टीचर्स, अपने टीचर्स के लिए स्टूडेंट है या अपने टीचर्स का प्यारा है। यार टीचर के लिए स्टूडेंट तो सभी होते हैं, टीचर के लिए स्टूडेंट कौन नहीं। अगर मैं टीचर हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो तुम जनरली बात है कि मतलब इसमें सोचना कुछ है ही नहीं, मैं टीचर हूं और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट हो। लेकिन हो सकता है कोई बच्चा मुझे ज़्यादा प्यारा हो, है ना। भाई बहुत से बच्चे जैसे इंटरेक्शन लगातार हो रहा है तो उनसे अटैचमेंट हो जाता है ना, कि भाई तुम्हारी कैसी तैयारी चल रही है, क्या नहीं है, कि हो सकता है किसी स्पेशल बच्चे पे, किसी खास बच्चे पे, जो बच्चा है उस पर किसी पे ज़्यादा ध्यान दे दिया हो तो उसको आपको लग रहा हो कि वो डियर है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि स्टूडेंट कोई नहीं है, स्टूडेंट तो सब है। हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति हो सकता है डियर हो, है ना। तो जनरली स्टूडेंट के लिए टीचर, टीचर के लिए स्टूडेंट नहीं है, टीचर के लिए क्या है, प्यारा है। तो ये जो डियर है ना, ये आया है टू हिज टीचर्स के लिए। ये जो डियर है किसके लिए आया है, टू हिज टीचर्स के लिए। अब अगर तुम्हें बात समझ में आ गई तो इसको ऐसे लिख लो, कैसे लिखोगे, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट डियर टू हिज टीचर्स, डियर टू हिज टीचर्स, अपने टीचर्स का क्या है, प्यारा है, इसके लिए डियर है, डियर के लिए स्टूडेंट आया। ठीक है साहब। लास्ट सेंटेंस देखो, छठा नंबर, ठीक है, लास्ट सेंटेंस छठा नंबर देख लो भाई, छठा सेंटेंस देख लो, दे डिड नॉट डिस्टर्ब द बिजी मैन विद हिज वर्क। अब देखो, अपने काम के साथ, विद हिज वर्क, अपने काम के साथ आदमी या अपने काम के साथ बिजी था वो। अपने काम के साथ आदमी क्या होता है यार, अपने काम के साथ व्यस्त था, तो इसका मतलब है ये मैन के लिए तो आया नहीं है, समझे, ये किसके लिए आया है, बिजी के लिए आया है। अगर ये बिजी के लिए आया है तो बिजी इसके साथ होना चाहिए, तो आप लिखोगे दे डिड नॉट डिस्टर्ब द मैन बिजी विद हिज वर्क, बिजी विद हिज वर्क। ये अपना कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये बात मैंने आपको बता दी, मुझे लगता है क्लियर होगी। एक दो चीज़ें मैं और बताता हूँ, छोटी 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 छोटी, जो आपके काम आएंगी। ठीक है, देखो, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूँ, फिर से एक दो नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट वहीं पूरा हो गया, उसको ध्यान रखना कि वो हमने पूरा करवा दिया है। ठीक है, देखो भाई,
दो ही सेंटेंस देखो, दो सेंटेंस में दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला सेंटेंस मैंने कहा दे आर सीनियर एंड ओल्डर देन, दे आर सीनियर एंड ओल्डर देन यू, कि वो सीनियर हैं और तुमसे ओल्डर हैं, ये कहा जा रहा है सेंटेंस में। देखो देखने में सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगेगा, ऐसा लगेगा पढ़ने में कि भाई इससे बढ़िया सेंटेंस है नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समझे, सेंटेंस गलत है। लिखा जाएगा दे आर सीनियर टू एंड ओल्डर देन यू, अब सेंटेंस ठीक है। रीज़न क्या है? देखो ओल्डर के साथ देन आता है, आपको पता है ओल्डर के साथ क्या आता है, देन आता है, लेकिन सीनियर के साथ कभी देन का यूज़ नहीं होता, सीनियर के साथ टू का यूज़ होता है। यहाँ से एक नियम बनता है हमारे पास, ठीक है, ध्यान रखने की बात है कि जूनियर, सीनियर, समझ रहे हो, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रियर, प्रेफर, एल्डर, डॉट 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 ETC, इन सभी शब्दों के साथ किसका यूज़ किया जाता है? टू का यूज़ किया जाता है। इन शब्दों के साथ टू का यूज़ सही होता है। कई बार हम किसका यूज़ करते हैं? देन का। इन शब्दों के साथ देन का यूज़ क्या माना जाता है? देन का यूज़ इन शब्दों के साथ गलत माना जाता है, ठीक है, देन का यूज़ इन शब्दों के साथ गलत माना जाता है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रियर, प्रेफर और एल्डर, इन सब के साथ टू आएगा, ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ से कॉमन चीज़ तुम्हें समझ में आएगी, देखो IOR, 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 IOR। तो एक चीज़ तुम्हें समझ में और आई होगी क्या, कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ कि वो सारे शब्द जिसके लास्ट में IOR लगा होता है, जिसके साथ में IOR लगा होता है, उसके साथ किसका प्रयोग सही मानते हैं? उसके साथ टू का प्रयोग सही मानते हैं। क्या कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, जल्दी बताओ, है ना? जिस शब्द के साथ लास्ट में IOR लगा है उसके साथ टू आएगा, देन नहीं आएगा, ठीक है। अगर तुम्हें बात समझ में आई, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा था, इस बात का मतलब होता सीनियर के साथ भी देन आया है और ओल्डर के साथ भी देन आया है, तो ओल्डर के साथ तो देन ठीक है, लेकिन सीनियर के साथ देन थोड़ी आएगा, सीनियर के साथ तो क्या आएगा? टू आएगा, सीनियर के साथ तो क्या आएगा? टू आएगा। दे आर सीनियर टू एंड ओल्डर देन, दे आर सीनियर टू एंड ओल्डर देन यू। अब सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस नंबर 2 देखो, डेथ इज मोर प्रेफरेबल टू डिसऑनर। अब देखो ध्यान रखने की बात है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रेफरेबल, है ना? क्या शब्द है? प्रेफरेबल शब्द है। जो प्रेफरेबल शब्द है यहाँ पे भाई, प्रेफर पेपर में इतना पूछा जाता है हद से ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सेंटेंस जरूरी दिया है, वरना तो मैं इतना बता देता। IOR वाले शब्द हैं, प्रेफर है, एल्डर है, एल्डर पे सेंटेंस पहले करा दिया है। ये वाले शब्द मैंने बता दिए, जितने भी शब्द हैं IOR वाले हैं, और IOR वाले के साथ टू आता है। प्रेफर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक सेंटेंस दिया आपको कि डेथ इज मोर प्रेफरेबल टू डिसऑनर। एक बात कि प्रेफरेबल के साथ कभी भी किसका यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ नहीं होगा? विद का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ करेंगे? टू का, ठीक है। दूसरी बात अगर याद रखने की है, दूसरी बात अगर याद रखनी है तो याद रखना, जो प्रेफर शब्द होता है, जो शब्द होता है प्रेफर, एक तो इसके साथ टू आता है, ठीक है। दूसरी बात, प्रेफर की कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती, प्रेफर की कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती। कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनने का मतलब है कि प्रेफर के साथ कभी भी मोर का यूज़ नहीं होगा, समझ रहे हो? मोर या कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव, दोनों में से कोई नहीं बनेगी। प्रेफर के साथ मोस्ट या मोर का यूज़ नहीं होता। प्रेफर का शब्द ही ऐसा है, प्रेफर शब्द ही ऐसा है, प्रेफर ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग है, मतलब मैं कहता हूँ आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, कि मैं चाय प्रेफर करता हूँ कॉफ़ी के कंपैरिजन में। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, कि मैं किसको प्रेफर करता हूँ? चाय को प्रेफर करता हूँ कॉफ़ी के कंपैरिजन में, मतलब मैं चाय को ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन हो तो मैं एक को चुन लेता हूँ दूसरे के कंपैरिजन में। अब अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में आई हो, तो प्रेफर का मीनिंग ही ऐसा है जो खुद से तुलना कर रहा है, तुम्हें अलग से तुलना करने वाला कोई शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है, समझे? तुम सोचो कि कोई अलग से शब्द लगा दो, ना ना ना, प्रेफर का मीनिंग ही ऐसा है कि वो तुलना करने का कॉन्टेक्स्ट रखता है, इसलिए प्रेफर के साथ मोर या मोस्ट का प्रयोग भी नहीं होता। ये वाली बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो तो डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर, यहाँ पर मोर का यूज हुआ है, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। डेथ इज मोर प्रेफरेबल नहीं, डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर, डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर। मोर का प्रयोग यहाँ पे क्या है? गलत है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है साहब। बड़े काम की चीज़ है, आपको सबकी ध्यान रखनी है। दूसरा देखो, ये जो जितने भी शब्द हैं ना, इनके साथ मैंने कहा ये वाली बात तो तुम्हें याद रखनी है, लेकिन ये जितने भी शब्द हैं, इन सभी शब्दों के साथ मोर का यूज़ भी नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि जूनियर है तो मतलब वो पहले, आपने जूनियर किसी को कहा, जूनियर मतलब आप बड़े हो और वो छोटा है, मैंने कहा तुम मेरे जूनियर हो, मतलब आप जो है उसके सीनियर है, तो जूनियर कहने में कंपैरिजन खुद से हो गया, तुम्हें अलग से मोर लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आपने जूनियर कह दिया, सीनियर कह दिया, सुपीरियर कह दिया, या किसी को इन्फीरियर कह दिया, इन्फीरियर का मतलब वो नीचा है, आप ऊंचे हो,
सुपीरियर मतलब आप ऊंचे वो नीचा है। तो ये शब्द ऐसे हैं जिनका कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल स्पष्ट है, जिनका मीनिंग ही बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कंपैरिजन के लिए ही बने हैं। और अगर पहले से ही कंपैरिजन के लिए बने हैं तो अलग से मोस्ट वगैरह का यूज करने की जरूरत नहीं है, या मोर वगैरह का यूज करने की जरूरत नहीं है। इनको ऐसा का ऐसा ही यूज करते हैं, इन सभी शब्दों के साथ भी मोर का यूज नहीं होगा। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपसे इनफ पूछता है, समझ रहे हो, पेपर में पूछा जाता है आपसे इनफ, कि भाई इनफ के बारे में बताओ। समझे, आपसे कहता है कि इनफ के बारे में बताओ। और भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है कि शब्दों में ये बात बयां करी नहीं जा सकती है। MIMP बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफ की एक खासियत होती है भाई साहब, ये एडजेक्टिव भी बनता है और ये एडवर्ब भी बनता है। ये एडजेक्टिव भी बनता है और ये क्या भी बनता है, एडवर्ब भी बनता है, ध्यान रखना। इनफ एडजेक्टिव भी है और इनफ एडवर्ब भी है। अब ध्यान से देखो, जब जब इनफ एडजेक्टिव बनेगा, समझ रहे हो, जब जब इनफ एडजेक्टिव बनेगा तो एडजेक्टिव किसके साथ आता है, नाउन के साथ। जब जब नाउन के साथ बनेगा इनफ एडजेक्टिव तो नाउन से पहले आएगा, ध्यान रखने की बात है। जब जब नाउन के साथ आएगा तो नाउन से पहले आएगा, और नाउन से पहले आया है तो क्या बनेगा, नाउन से पहले आया है तो एडजेक्टिव बनेगा, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ इनफ जो है किसी एडजेक्टिव के साथ आया है, किसी एडजेक्टिव के साथ आया है। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बता दिया, इनफ होता है पर्याप्त मात्रा में। इनफ होता है पर्याप्त मात्रा में, समझे। तो अगर एडजेक्टिव के साथ आया है तो इनफ एडवर्ब बनेगा। नाउन के साथ आया तो एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव के साथ आया तो एडवर्ब बनेगा, क्योंकि एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो ऐसे में जब जब इनफ एडजेक्टिव के साथ आता है तो उसका प्रयोग बाद में करते हैं। उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बाद में करते हैं, समझ रहे हो। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में यहीं से सवाल बनता है, क्योंकि जनरली जिस जिस टाइप का एडवर्ब इनफ है, जिस टाइप का एडवर्ब इनफ है, समझ रहे हो, वो एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव से पहले आते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होता इनफ के केस में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, समझे। तो यहाँ पर जो इनफ है वो क्या है, एडजेक्टिव के साथ आया है तो क्या है ये इनफ एडवर्ब का काम करेगा। कुल मिला के एडजेक्टिव एडवर्ब ना भी याद रखो तो इतना याद रखना, नाउन से पहले इनफ आता है और एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है। नाउन से पहले इनफ आता है, एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है। नाउन से पहले इनफ आता है, एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो तो मैं एक दो सेंटेंस दे देता हूँ, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, चलो जैसे मैं ही देता हूँ आपको, ऐसे ही लिखता हूँ दो तीन एग्जाम्पल। मैंने आपसे कहा कि ओल्ड इनफ, मैंने आपसे कहा ओल्ड इनफ, मैंने आपसे कहा स्वीट इनफ, मैंने आपसे कहा स्ट्रॉन्ग इनफ, समझ रहे हो। ओल्ड इनफ, स्वीट इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लियर इनफ, समझ रहे हो। ये चारों के चारों क्या है, एडजेक्टिव हैं, है ना। चारों के चारों क्या है, ये एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव के साथ आया है तो ये क्या बना होगा, एडवर्ब बना। अच्छा लेकिन मैंने नाउन के नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं। चारों के चारों क्या है, ये एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव के साथ जब जब इनफ आता है तो वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। नाउन के साथ देख लो, मैंने आपसे कहा कि इनफ मनी, मैंने आपसे कहा कि इनफ मनी, मनी नाउन है, नाउन से पहले इनफ आया तो क्या है, एडजेक्टिव है साहब, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने आपसे कहा इनफ शुगर, पर्याप्त मात्रा में चीनी। शुगर क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ इनफ क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, सारी बातें ध्यान रखना। देखो आगे बताता हूँ, एक दो सेंटेंस और देता हूँ।
देखो दो ही सेंटेंस बहुत है। मैंने आपसे कहा कि वी हैव गॉट इनफ वाइज टू टेक सच डिसीजंस, कि हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। वाइज एडजेक्टिव होता है तो हमें पता होना चाहिए, बुद्धिमान होना एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के साथ इनफ पहले नहीं आता, हमेशा बाद में आता है। तो आप कहेंगे वाइज इनफ, इनफ वाइज नहीं, क्या कहेंगे वाइज इनफ, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद इनफ आएगा, और इनफ यहाँ पे क्या है, इनफ यहाँ पे एडवर्ब है। दूसरी बात देखो, ही हैज़ गॉट मनी इनफ टू बाय अ न्यू कार, कि उसके पास पर्याप्त पैसे हैं एक गाड़ी खरीदने के लिए। मनी नाउन होता है, और नाउन के साथ इनफ एडजेक्टिव बनता है, और नाउन के साथ अगर इनफ एडजेक्टिव बनेगा तो नाउन से पहले आएगा। ही हैज़ गॉट इनफ मनी, he has got enough money, he has got enough money to buy a new car, he has got enough money to buy a new car। अब देखो नाउन से पहले इनफ आया तो ये एडजेक्टिव है, नाउन से पहले इनफ आया तो क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है साहब। अब देखो ये दोनों बातें क्लियर होंगी ना, मुझे लगता है। एडजेक्टिव से पहले इनफ, नाउन के एडजेक्टिव के बाद इनफ, नाउन से पहले इनफ, ठीक है। मुझे लगता नहीं इसके अलावा कुछ डिस्कस करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक दो बातें और मैं निकाल के लाता हूँ दिमाग से अपने, हालांकि है तो बहुत कुछ, लेकिन मैं सीक्वेंस देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी दाई बाई चीज़ ना हो जाए, करना वही पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, रुको, यहाँ मुझे आ गया टाइप, ये वाला लिख सकते हैं, मोहन इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। दूसरा, मोहन इज़ द oldest, Mohan is the oldest and responsible person here। यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें मोहन ओल्डेस्ट है और रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मॉर्निंग वॉक keeps you healthier and happier। मॉर्निंग वॉक्स कीप्स यू हेल्थियर एंड हैप्पियर, ठीक है साहब। 3 सेंटेंस मैंने लिखे, देखो समझने का ये है, जैसे पहला सेंटेंस है ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं बच्चे। मोहन इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, कि मोहन एक बच्चा बहुत अच्छा विद्यार्थी है। मैं समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले क्या है, एडवर्ब है। लेकिन केवल एक ही एडजेक्टिव है, गुड, है ना, अकेला एडजेक्टिव है, तो कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है कि पॉजिटिव डिग्री आएगी कंपैरेटिव, मतलब बदलना तो नहीं है किसी और एडजेक्टिव को देख के। जब एक एडजेक्टिव होता है तो ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का लगाना है तो पॉजिटिव का लगा दो, देन आया तो कंपैरेटिव का लगा दो। तो मैं लगता है बहुत सारों में से एक की बात चल रही है, सुपरलेटिव का लगा दो, कन्फ्यूजन है ही नहीं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा एडजेक्टिव सेंटेंस में आ जाते हैं, वो भी एक साथ। जैसे मैंने आपसे कहा मोहन इज़ द ओल्डेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, भाई साहब पर्सन नाउन है, ऊपर तो एक एडजेक्टिव था, गुड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर पर्सन से पहले रेस्पॉन्सिबल आया, रेस्पॉन्सिबल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ओल्डेस्ट आया, और ओल्डेस्ट क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। समझ रहे हो, 2 एडजेक्टिव आ गए। अगर एंड के साथ कोई 2 एडजेक्टिव जुड़े हैं तो ध्यान रखना दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, दोनों सेम डिग्री के एडजेक्टिव होने चाहिए। डिग्री मतलब चाहे दोनों पॉजिटिव के होंगे तो ठीक चलेगा, दोनों कंपैरेटिव के होंगे तो ठीक चलेगा, दोनों सुपरलेटिव के होंगे तो ठीक चलेगा, लेकिन होने दोनों के दोनों किसके ही चाहिए, सेम कैटेगरी के होने चाहिए, सेम डिग्री के होने चाहिए। दूसरी बात आपने दा लगाया, बड़ी अच्छी बात है, मोहन इज़ द ओल्डेस्ट एंड रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ये गलत हो गया, क्योंकि ओल्डेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, और रेस्पॉन्सिबल कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। रेस्पॉन्सिबल की सुपरलेटिव कैसे बनेगी, मोस्ट, द मोस्ट। अब देखो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, मोहन इज द ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एंड द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल सुपरलेटिव डिग्री, पर्सन हो गया नाउन। अब नाउन से पहले 2 एडजेक्टिव रखे हैं जो एंड से जुड़े हैं, दोनों के दोनों सेम डिग्री के हैं, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। सेंटेंस आपका ठीक हो गया। तीसरा नंबर देखो, मॉर्निंग वॉक कीप्स यू हेल्थियर एंड हैप्पियर, मैंने लिखा हेल्थियर एंड हैप्पियर, बिल्कुल ठीक है।
देखो एंड के साथ 2 लिखे हैं, हेल्थियर कंपैरेटिव डिग्री IER लग गया, देखो हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है IER लग गया। तो मॉर्निंग वॉक कीप्स यू हेल्थियर मतलब ज़्यादा हेल्थी रखती है और ज़्यादा हैप्पी रखती है, नॉर्मल के कंपैरिजन में कह रहे होंगे। तो हेल्थियर और हैप्पियर अगर कहा है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एंड से पहले और एंड के बाद दोनों सेम डिग्री के क्या रखे हैं, दोनों सेम डिग्री के आपके पास क्या रखे हैं, एडजेक्टिव्स रखे हैं। अगर बात क्लियर हो गई हो तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा हुआ कि याद रखना अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव जुड़े हुए होंगे तो सेम डिग्री के होने चाहिए, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है साहब। नेक्स्ट देखो बाकी बाकी चलो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। थोड़ी सी क्लास मैंने आज छोटी करी है, कल की क्लास में इसका हम हरजाना थोड़ा पूरा कर देंगे। मेरे को थोड़ा सा काम है अभी, आज के लिए इतने रखेंगे, बाकी काम कल करते हैं। फिलहाल के लिए सभी को गुड नाइट।